नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। मैं हूं सुजाता कुकरेती। आज बात उस खौफनाक जुर्म की जिसने देश से एक जाबाज फौजी को छीन लिया। हम बात कर रहे हैं कश्मीरी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की आखिरी रात की। आखिर उस रात क्या हुआ था? कैसे उमर फैयाज को अगवा किया गया? कौन थे वो नकाबपोश आतंकी? क्यों लेफ्टिनेंट को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत दी गई? ये पूरा सच आपके सामने होगा। गयासुल इस्लाम लेफ्टिनेंट उमर का हत्यारा। अल्ताफ लेफ्टिनेंट उमर का हत्यारा। अब्बास लेफ्टिनेंट उमर का हत्यारा। बड़ी बड़ी दाढ़ी और हाथों में AK-47। यही है लेफ्टिनेंट उमर को अगवा कर दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत देने वाले कातिल। यही है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के वो आतंकी जिनकी तलाश के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन 6 हिजबुल आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का कत्ल किया है, उन 6 कातिलों में 3 की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जरा ध्यान से देखिए इन खूंखार चेहरों को। ये कश्मीर के बहादुर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के कातिल हैं। कश्मीर का वही उमर फैयाज जिसके दिल में बसता था हिंदुस्तान। कश्मीर के उसी जांबाज बेटे को इन बुज़दिल चेहरों ने टॉर्चर करके मार डाला। क्या किया था इन आतंकियों ने फैयाज के साथ? कैसे हुई कश्मीर के फौजी की हत्या? कब और कहां से उसे अगवा किया गया था? इसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसी कहानी जिसे देखकर हिंदुस्तान का खून खौल उठेगा। जगह बटपोरा, शोपिया। दिन मंगलवार। वक्त रात के 10:30 बजे। जिस घर में चीख पुकार मची थी, जिस घर में मातम पसरा था, उस घर में मंगलवार रात जश्न का माहौल था। 23 साल के नौजवान फौजी अफसर उमर फैयाज की ममेरी बहन की शादी थी। शहनाई बज रही थी। बाराती घराती से घर में चहल पहल थी। इसी बीच 3 हथियारबंद आतंकियों ने शोपिया के बटपोरा के इस घर पर धावा बोला। उनका निशाना शादी में शिरकत करने आए मेहमान नहीं थे। उनका निशाना था दिल में देश की हिफाजत का जज्बा और दिमाग में दहशतगर्दों की बर्बादी का जुनून रखने वाले लेफ्टिनेंट उमर फैयाज पैरी। उस वक्त रात के 10:30 बजे थे। क्यों आतंकी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को अपने साथ ले गए, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। घर वाले ये सोच रहे थे कि लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का फौजी होना इन आतंकियों को गवारा नहीं था, इसीलिए वो अपने साथ उसे अगवा कर ले गए। लेकिन 8 घंटे बाद जो तस्वीर सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जगह हरमनगांव, शोपिया। वक्त सुबह के 6:30 बजे। देश के जांबाज जवान, मुल्क के वफादार सिपाही और वतन पर मर मिटने का जुनून रखने वाले लेफ्टिनेंट उमर फैयाज आतंकी दरिंदों का शिकार हो चुके थे। उनके जिस्म पर हैवानियत के गहरे निशान थे। उनका फौलादी बदन गवाही दे रहा था कि लहू के आखिरी कतरे तक, अपने अंतिम सांसों तक लेफ्टिनेंट उमर फैयाज ने आतंकियों का डट कर मुकाबला किया। निहत्थे लेफ्टिनेंट का मुकाबला 3 ऐसे दहशतगर्दों से था जिनके पास AK-47 जैसे हथियार, रिवॉल्वर थे। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस 3 मिलिटेंट थे तो दूसरी तरफ बिना हथियार के लेफ्टिनेंट। मिलिटेंटों ने अगवा करने के बाद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का टॉर्चर किया तो वो उलझ गए। निहत्थे होकर भी लेफ्टिनेंट ने जान की परवाह नहीं की। अकेले ही 3 मिलिटेंटों से भिड़ गए। आखिरकार मिलिटेंटों ने वही किया जिसकी गवाही लेफ्टिनेंट की डेड बॉडी दे रही थी। कहते हैं कि आतंकियों ने लेफ्टिनेंट को इसलिए अगवा किया
चूंकि वो हिंदुस्तान की फौज से था। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज उस भारतीय फौज का सिपाही था जो कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों के टारगेट पर थे। जब लेफ्टिनेंट उमर फैयाज ने किसी भी तरीके से आतंकियों के इरादे के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो बात जान पर बन आई। आतंकियों ने लेफ्टिनेंट को मारा, पीटा, गोलियां मारी, लेकिन उमर फैयाज को वतन के फर्ज से नहीं डिगा पाए। इस बात की गवाही वो 11 गहरी चोट के निशान देते हैं जो लेफ्टिनेंट के बदन पर थे। आतंकियों ने उमर फैयाज का जबड़ा और टखना तक तोड़ दिया। बर्बरता की हदें लादते हुए आतंकियों ने उमर फैयाज के दांत तोड़ दिए। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने आखिरी सांस तक मिलिटेंटों से लोहा लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट के शरीर पर 11 कट मार्क थे। इसके अलावा गहरे घाव के निशान भी थे। लेफ्टिनेंट के जिस्म पर यह निशान उसकी बहादुरी की मिसाल है। ऐसा नहीं है कि महज 151 दिन पहले सेना में कमीशन होने वाले लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को जान पर खतरे का इल्म नहीं था। दरअसल वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने कभी जान की परवाह ही नहीं की। आतंकियों और अलगाववादियों ने भी उमर फैयाज को आर्मी ज्वाइन न करने की धमकी दी थी, लेकिन उमर फैयाज ने इन धमकियों को तवज्जो नहीं दी। कश्मीर के माहौल को देखते हुए माता पिता भी अक्सर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को छुट्टियों में घर आने की सलाह नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मोटो है राजपुताना राइफल का। 2 राजपुताना राइफल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने बेहद बहादुरी के साथ सेना में सबसे पहले वो शामिल हुए। समय था दिसंबर 2016। उसके बाद ट्रेनिंग ली और देश की रक्षा के लिए अखनूर में तैनात हो गए। कश्मीर में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को 151 दिन पहले पोस्टिंग मिली। इसी बीच ममेरी बहन ने फोन कर अपनी शादी में आने की जिद की। लेफ्टिनेंट जानते थे कि शोपिया में उनकी जान को खतरा है, फिर भी उन्होंने इनकार नहीं किया। फौज उनकी रग रग में थी और बचपन से उन्होंने अपने बदन पर हरी वर्दी और अफसर के तमगे वाले बहादुर फौजी का सपना देखा था। फौज में शामिल होकर लेफ्टिनेंट कश्मीरियों को मैसेज भी देना चाहते थे। मैंने इंटरेक्शन के दौरान उनसे ये पूछा कि किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप सेना में आए, तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो आर्मी में जाएं। उनका पैशन एक यूनिफॉर्म के लिए, जिसकी वजह से वो आर्मी में आए और वो अपनी कौम के लिए, अपनी कश्मीरियत के लिए, अपने नौजवानों के लिए एक मिसाल बनना चाहते थे। उनको ये दिखाना चाहते थे कि कितनी कठिनाइयाँ पार करके भी एक आदमी इस मुकाम को हासिल कर सकता है। राजपुताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के दोस्त बताते हैं कि वो काफी जिंदा दिल और मिलनसार थे। वो जूनियर हो या सीनियर, सबसे हंसकर मिलना और घुल मिल जाना लेफ्टिनेंट की पहचान थी। वो शानदार खिलाड़ी भी थे। एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान वो हॉकी टीम के कैप्टन थे और वॉलीबॉल भी अच्छा खेलते थे। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की यादें आज भी उनके बटालियन के दोस्तों को एकदम ताजा हैं। सीनियर जूनियर दोनों से उनका घुलना मिलना और इंटरेस्ट लेते थे हर चीज़ में। हमने उन्हें स्पोर्ट्स की फील्ड में देखा था खेलते हुए, और खेलते हुए एक आदमी का कैरेक्टर जज कर सकते हो कि वो किस तरह का आदमी है। तो अगर मेरे को उनका फर्स्ट इंप्रेशन जब देखा था, उन्हें फील्ड में याद करना हो, तो मैं बोलूँगा एक वो बहुत ही जोशीले यंग ऑफिसर थे। उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई, उनके साथ रहे, गेम में हिस्सा लिया, फायरिंग में भी साथ रहे, तो उनकी यादें हमारे को बहुत आती है। और जहाँ भी उनके साथ जाते थे तो जैसे आपस में हम ऐसे घुल मिल गए थे कि आपस में हम एक दोस्त थे। साथियों के जहन में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की यादें हैं तो सेना के लिए लेफ्टिनेंट के हत्यारे आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती। सेना ने भी साफ कह दिया है कि लेफ्टिनेंट की हत्या का बदला लेंगे। और अब कहानी झपटमारों की सबसे बड़ी फैमिली की। एक ऐसा परिवार जिसका हर सदस्य झपटमारी में माहिर है। परिवार का हर सदस्य देश के अलग अलग शहरों में वारदात को अंजाम देता है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या जवान, इस परिवार का हर सदस्य के खिलाफ झपटमारी के दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
दिल्ली में गिरफ्तार हुए सीरियल चेन स्नैचर को ठाणे पुलिस अपने साथ ले गई। आप सोचेंगे कि आखिर कौन है ये नासिर खान नाम का सीरियल चेन स्नैचर, और आखिर ये क्यों कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है? तो सुनिए, नासिर का पूरा कुनबा इसी धंधे में शामिल है, यानी झपटमारी। यकीन नहीं होता, एक ऐसे चोर का परिवार है जिसके घर में सास, ससुर, दामाद, बहू, बेटी, बेटा और यहां तक कि नाती पोते तक चोरी के काम में जुटे हुए हैं। करीब 100 लोगों के इस भरे पूरे ईरानी परिवार में एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा मेंबर देश भर की अलग अलग जेलों में बंद हैं, और इन पर एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा चेन स्नैचिंग, डकैती, छिनैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। उसकी भी 2-3 शादी हुई है और ये नासिर की भी ये दूसरी बीवी है, और दामाद भी उसके पहले दामाद जो है वो एक दामाद जो है अब्बास करके वो तो जेल में है मालूम है। पुलिस के मुताबिक नासिर की सास जाहिरा अपनी बेटी पिंकी उर्फ जिया का 3 बार निकाह कर चुकी है और उसके तीनों दामाद भी शातिर अपराधी हैं। दरअसल जैसे ही एक दामाद जेल जाता, जाहिरा बेटी के लिए दूसरा दामाद खोज लाती। जानकारी के मुताबिक नासिर ने स्नैचिंग से मिली रकम से दिल्ली के निजामुद्दीन में 2 आलीशान बंगले लिए थे। और हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मोदी सरकार के 3 साल पर इंडिया टीवी पर क्या है खास। इस महीने मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। कामकाज को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन इस मौके पर सबसे सवाल ये है कि मोदी सरकार के 3 साल कितना बदला देश का हाल। मोदी सरकार ने कितने वादे पूरे किए और जनता को किन वादों के पूरा होने का इंतजार है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इंडिया टीवी संवाद में। 15 मई को मोदी सरकार के बड़े मंत्री समेत कई सियासी दिग्गज एक मंच पर आएंगे। मोदी सरकार के मंत्रियों से सवाल जवाब होगा, उनके कामकाज का हिसाब किताब होगा। 15 मई को दिन भर रजत शर्मा के साथ देखिए इंडिया टीवी संवाद।